हेलो बच्चों, मैं स्मिता डोजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 की केमिस्ट्री। तो क्लास 12 केमिस्ट्री में हमारा चैप्टर चल रहा है डीएनएफ ब्लॉक एलिमेंट्स। इसी को ही आगे हम आज कंटिन्यू करेंगे। तो अपने लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर स्टार्ट किया था। इस चैप्टर के काफ़ी टॉपिक्स हमने अपने लास्ट लेक्चर में पढ़ लिए। तो चलो आगे कंटिन्यू करते हैं। लास्ट लेक्चर में कुछ बेसिक चीजें हमने डिस्कस की थी। तो डीएनएफ ब्लॉक यानी कि ये जो डी ब्लॉक है और एफ ब्लॉक है वो हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। तो इस चैप्टर को हम दो पार्ट्स में पढ़ने वाले हैं। एक हम पढ़ेंगे डी ब्लॉक। अलग से डी ब्लॉक में हम सारे एलिमेंट, प्रॉपर्टीज, मैकेनिकल रिएक्शन, जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हो सकती है डी ब्लॉक को लेकर के, वो सभी हम पढ़ेंगे डी ब्लॉक में वाले पार्ट में। फिर हम जाएंगे सेकेंड पार्ट में जो कि एफ ब्लॉक। फिर एफ ब्लॉक में सेम ऐसे ही जैसे डी ब्लॉक में हमने सारी प्रॉपर्टीज, कॉन्फिगरेशन, ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन, वो सभी हम अलग से यहाँ पर एफ ब्लॉक में पढ़ेंगे। ठीक है, तो एफ ब्लॉक में कम हमें पढ़ना है अगर हम सिलेबस के अकॉर्डिंग बात करते हैं, और डी ब्लॉक में कंटेंट जो है वो ज्यादा है पढ़ने के एफ ब्लॉक के कंपैरिजन में। एफ ब्लॉक में कम ही चीजें हमें पढ़नी है। तो हमने स्टार्ट किया था चैप्टर कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं उन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहा जाता है। और इनको डी ब्लॉक क्यों कह रहे हैं, डी ब्लॉक ही क्यों बोला जा रहा है, इनको कुछ ई ब्लॉक क्यों नहीं बोला जा रहा, या जी ब्लॉक क्यों नहीं बोला जा रहा, या जे ब्लॉक क्यों नहीं बोला जा रहा, ऐसा क्यों नहीं कहा जा रहा? क्योंकि बच्चों यहाँ पर जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो एंटर हो रहा है n-1d सबशेल में। ठीक है, तो देखो जी एच आई ऐसा तो हम बोल भी नहीं सकते क्योंकि हम एस पी डी और एफ ब्लॉक इनके बारे में ही बात करेंगे। इनको स्पेशली डी ब्लॉक इसीलिए कहा जा रहा है, इनको एफ इसलिए नहीं कहा जा रहा क्योंकि इनके जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो एंटर करते हैं n-1d सबशेल में। ठीक है, इसीलिए अगर जनरल कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो बहुत इजी है, n-1d, 1 से लेकर 10 इलेक्ट्रॉन, एन एस में 0 से लेकर के 2 इलेक्ट्रॉन। तो देखो बच्चों, एन एस में इलेक्ट्रॉन 0 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं। ठीक है, चलो फिर हम बात कर रहे थे कि ये जो एलिमेंट है ये 3 से 12 तक ग्रुप में होते हैं। डी ब्लॉक के जो एलिमेंट या कहें डी ब्लॉक पूरे 3 to 12 ग्रुप तक फैला हुआ है, बोल सकते हैं। तो 4 लॉन्ग पीरियड यहाँ पर है। 4th पीरियड जहाँ पर होते हैं 3D सीरीज, हमारा 5th पीरियड जहाँ पर है 4D सीरीज, हमारा 6th पीरियड जहाँ पर 5D सीरीज, और हमारा 6th पीरियड जहाँ पर है, सॉरी हमारा 7th पीरियड जहाँ पर है 6D सीरीज। ठीक, तो इन्हें ट्रांजिशन मेटल भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनकी प्रॉपर्टी ट्रांजिशन करती है एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, ट्रांजिशन मेटल। देखो एस ब्लॉक की अगर हम बात करते हैं तो एस ब्लॉक जो है वो बहुत ज्यादा, यानी कि हम कह सकते हैं हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं जैसे सोडियम है, पोटेशियम है, हाईली रिएक्टिव मेटल्स है। ये सारे किसके हैं? एस ब्लॉक के हैं। वहीं अगर हम डी ब्लॉक के बगल वाले ब्लॉक में जाए, पी ब्लॉक में, तो वहां पे सारे नॉन मेटल्स हैं जो क्या है, लेस रिएक्टिव है। तो हाईली रिएक्टिव और लेस रिएक्टिव के बीच में ये, तो हाईली रिएक्टिव और एक बहुत कम रिएक्टिव, उनके बीच में ये है। तो हाईली रिएक्टिव और लेस रिएक्टिव के बीच में है, इसीलिए इन्हें ट्रांजिशन मेटल कहा जा रहा है। ठीक, दूसरी चीज, क्या सारे ही ये जो एलिमेंट्स है इसमें सारे ही ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं? क्या सारे होंगे ट्रांजिशन एलिमेंट? तो सारे ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होंगे। अगर हम बात करते हैं Zn, Cd और Hgn, जिंक, कैडमियम और मर्क्यूरी, ये तीनों ही ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होते। क्यों नहीं होते हैं? रीजन क्या है? रीजन है इनका फुली फिल्ड, जो सब शेल्स है इनकी फुली फिल्ड होती है। ठीक है, जबकि बाकी जो सारे हैं उनके सब शेल्स फुली फिल्ड नहीं होती। यानी कि ट्रांजिशन मेटल या एलिमेंट होने के लिए एक इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है कि उनका जो डी सबशेल है वो कैसा होना चाहिए, वो इनकम्प्लीटली फिल्ड होना चाहिए। ठीक है, यहां तक हो गई थी बात। ठीक है, तो क्या होना चाहिए, इनकम्प्लीट डी सबशेल होना चाहिए। अब वो चाहे उनके न्यूट्रल एटम में हो, चाहे उनके आयंस में हो, या उनकी अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट में हो, अगर किसी भी स्टेट में किसी भी टाइम पर अगर वो कैसे हैं, इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल या डी सबशेल उनका है, अगर इनकम्प्लीट डी सबशेल है तो वो कैसे होंगे बच्चों, तो वो होंगे ट्रांजिशन मेटल्स या एलिमेंट। और अगर इनकम्प्लीट नहीं है, फुली फिल्ड है, तो वो ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होंगे, जैसे कि जिंक है, कैडमियम है, मर्क्यूरी। ठीक है,
चलो, तो कुछ प्रीशियस मेटल है जैसे कि सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, ये इंडस्ट्रियली इम्पोर्टेंट है। और आयरन, कॉपर, टाइटेनियम ये भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इंडस्ट्रियली इम्पोर्टेंट है और प्रीशियस मेटल है सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम। ये भी ट्रांजिशन मेटल सीरीज से बिलोंग करते हैं, बिल्कुल करते हैं। अरे अभी जब हम सीरीज पढ़ेंगे तो वहां पर देखेंगे कैसे ये सीरीज से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो बाकी ऑल ट्रांजिशन एलिमेंट आर डी ब्लॉक एलिमेंट, सारे ट्रांजिशन एलिमेंट डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं, लेकिन सारे डी ब्लॉक एलिमेंट ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं। ये पॉइंट ध्यान रखना। ठीक है, चलो फिर हमने बात की थी 3D, 4D और 5D 6D सीरीज यहाँ पर है। 3D सीरीज देख सकते हैं हम, ठीक है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीशियम, आयरन, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक, जो 21 से स्टार्ट होकर के 30 तक खत्म हो जाते हैं। तो यट्रियम से आप याद भी कर सकते हो इसको। ठीक है, मेमोनिक्स बना के, और ये आपका होमवर्क दिया गया था कि आपको क्या करने हैं, ये तीनों तो याद करने 3D, 4D और 5D, तो आपने याद कर लिया होगा। तो ये एंड स्टार्ट होता है यट्रियम से और एंड हो रहा है कैडमियम पर, ये 48। ठीक है, 39 to 48। नेक्स्ट लेंथनम, ये 57 है। इसके बाद ये जो स्टार है ये क्या डिनोट करता है, लेंथेनॉइड सीरीज को, जो कि हम एफ ब्लॉक में पढ़ते हैं। ठीक है, तो उसके बाद का ये हाफनियम है, 72 से स्टार्ट हो रहा है, और यहाँ पर लास्ट में मर्क्यूरी, दैट इज 80। फिर वैसे ही एक्टिनम की बात करें अगर हम, ठीक है, तो यहाँ पर भी स्टार है क्योंकि यहाँ से स्टार्ट होती है एक्टिनॉइड सीरीज। तो यहाँ पर आता है रदरफोर्डियम और कॉपरनीशियम। ठीक है, क्लियर है 7th पीरियड में। तो इतना ही क्लासिफिकेशन है डी ब्लॉक एलिमेंट का। तो यहाँ तक लास्ट लेक्चर में हमने कंटिन्यू कर लिया। अब आगे बढ़ेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बात करते हैं तो हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो देख ली थी, n-1, d 1 से लेकर के 10 और ns 0 से लेकर के 2। 1 से 2 नहीं, देखो कहीं कहीं पर वो 0 भी होता है, तो इससे 0 से लेकर 2 आपको करेक्ट कर लेना। ठीक है, अच्छा, बाकी हमने यहाँ पर एक बात ये भी की थी कि यहाँ पर अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसी हैं जो क्या है, जो यहाँ पर एक्सेप्शनल केस है। जैसे अगर हम बात करते हैं क्रोमियम की, जैसे देखो हम क्रोमियम की बात करते हैं, अगर हमने ये तो देख लिया था कि डी पहले आता है फिर एस। ठीक, ठीक, डी यहाँ पर है और एस। ठीक है, अब देखो यहाँ पर अगर हम क्रोमियम की बात करते हैं तो हमने कहा क्रोमियम का एटॉमिक नंबर है 24। अगर हम इसका पूरा कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो लास्ट में ये 3d5 4s1 आता है। ठीक है, क्लियर है, लेकिन ये नहीं आता है, सॉरी, तो कॉन्फ़िगरेशन आता है 3d4 5s2, ये इसका कॉन्फ़िगरेशन है। तो हम ऐसे भी रहने दे सकते थे इसको, लेकिन हमने ये पढ़ा है कि हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड ज्यादा स्टेबल होते हैं। तो यहाँ पर जब चांस है हाफ फिल्ड होने का कि ये हाफ फिल्ड हो सकता है, तो ये कैसे बनेगा, ये जो डी से इलेक्ट्रॉन है, ये जो एस से इलेक्ट्रॉन है, ये जंप करेगा डी पर। ठीक है, तो ये बन जाएगा ऐसा 3d5 और 4s1। क्यों? क्योंकि हाफ फिल्ड ज्यादा स्टेबल होता है फुल फील्ड के कंपैरिजन में। वैसे अगर हम कॉपर की बात करें, देखो क्रोमियम तो हो गया, अगर हम कॉपर की बात करें तो कॉपर का भी कॉन्फ़िगरेशन 3d9 4s2 है। लेकिन लेकिन अगर हम क्या करें, अगर ये फुली फिल्ड होता जो ज्यादा स्टेबल होता तो इसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए, ज्यादा स्टेबल हो जाए, तो यहाँ पर 3d10 4s1 इस तरीके। ठीक है, तो ये आ जाती है हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन। तो ये दोनों केसेस एक्सेप्शनल हैं, बच्चे बहुत बार कंफ्यूज होते हैं, बहुत ज्यादा बार गड़बड़ भी करते हैं। ठीक है, तो आपको ऐसा नहीं करना है, इतना आप नोट कर लो, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारी है तीनों सीरीज, 3D 4D और नॉट 3D 4D 5D और 6D। ठीक है, 4D 5D और 6D सीरीज। 3D सीरीज बहुत ईजी है, 3D सीरीज तो आप कर ही लोगे, क्योंकि देखो 3D सीरीज की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी हमने देखा है ना 3D सीरीज के दो एक्सेप्शनल केस, बाकी तो सारे सेम है। बाकी तो आपको क्या करना है, स्कैंडियम से शुरू करना है,
टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। तो 10 ये हो गए हैं। अगर आप यहाँ पर इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करो तो यहाँ से शुरू करोगे 3d1 4s2, सेम 3d2 4s2, इसमें 3d3 4s2। तो यहाँ पे 3d4 होना चाहिए था, लेकिन हमने यहाँ पर पढ़ा ना स्टेबिलिटी के लिए हाफ फिल्ड ज्यादा स्टेबल होता है, 3d4 की जगह यहाँ पर आ जाएगा 3d5 4s1। ठीक है, यहाँ पर आएगा 3d5 4s2, ये आ जाएगा 3d6 4s2, 3d7 4s2, 3d8 4s2। अब यहाँ पर 3d9 होना चाहिए था, लेकिन 3d9 होगा नहीं क्योंकि स्टेबिलिटी के लिए जाएगा ना, ये है ना, फुल फील्ड ज्यादा स्टेबल होता है। तो यहाँ पर 3d10 4s1 होगा और जिंक में आएगा 3d10 4s2। तो ये हो जाएगी यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसकी। ठीक है, यहाँ पे रफली लिखा हुआ है, बाकी हम इसको आगे भी देखेंगे। ठीक है, बाकी पूरे चैप्टर में यही पढ़ना है तो आगे देख लेंगे इसको हम। क्लियर है? बाकी एटॉमिक नंबर आपको याद है 21 से स्टार्ट होगा और लास्ट जिंक हमारे पास है। ठीक है, चलो तो क्लियर है। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ पर भी कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं, जैसे पैलेडियम है, एजी है और सीडी है। अगर आप ध्यान से देखो, तो इनका जो एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर आपको दिख रहा है। और यहाँ पर कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं, तो ये एक्सेप्शनल केसेस ये हैं 4। मेन आपको ये पीडी, एजी और सीडी, कैडमियम, ये तीनों याद रखने हैं। ठीक है, तीनों के देखो डी में कितने हैं 10 10 10 इलेक्ट्रॉन और 5s में कितने हैं 0 1 और 2। क्लियर है? ऐसे आपको ध्यान रखना है। बाकी तो देखो 1 2 4 4 है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे 5 6 7 इस तरीके से, बाकी तो आप कर ही लोगे। बाकी नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ से 5d सीरीज के बारे में, तो यहाँ पर भी प्लैटिनम, एयू और एचजी, गोल्ड और मर्क्यूरी, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, यहाँ पर देखो गोल्ड, प्लैटिनम और यहाँ पर है सिल्वर, ये तीनों क्या है, प्रेशियस मेटल। ठीक है, चलो बाकी अगर आप इनका एटॉमिक नंबर देखो, यहाँ पर आपको इन तीनों को याद करने की जरूरत है क्योंकि ये तीनों एक्सेप्शनल केसेस यहाँ पर है। ठीक, बाकी अगर हम बात करें नेक्स्ट हमारी जो 6d सीरीज है उसकी बात करें, तो उसके भी जो एलिमेंट्स है यहाँ पर, बाकी लास्ट के 2 ये जो एलिमेंट है यहाँ पर आपको ध्यान रखना है क्योंकि यहाँ पर ये क्या है, एक्सेप्शनल केसेस है। बाकी तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 तक तो सेम है। यहाँ पर भी देखो 1 2 3 4 5 6 7 तक सही है, फिर ये 3 एक्सेप्शनल है, यहाँ पर ये 2 एक्सेप्शनल है। यहाँ पर देखे तो 1 2 एक ये वाला भी आप याद कर लेना, 5 6 7 8 और यहाँ से ये तीनों क्या है, एक्सेप्शनल केसेस। ठीक है, तो ये मतलब क्या है इसका, मतलब है कि 4d में 10 इलेक्ट्रॉन है और 5s में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 4d 10 5s 2 लिख लेंगे। और जब आप इसको बार बार रिवाइज करेंगे ना, जब हम इस चैप्टर को पढ़ते बार बार इन्हें देखेंगे तो आपको ये याद हो जाएगा। ठीक है, बात करते हैं यहाँ पर 3d सीरीज की, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम क्या है यहाँ पर एक्सेप्शनल केस है, बाकी कॉपर है यहाँ पर एक्सेप्शनल केस। 3d में कितने यहाँ पर 10 और 4s में कितना है 1, यहाँ पर 3d में कितना है 5 और 4s में कितना है 1। इतना आपको ध्यान रखना है, इतने एक्सेप्शन केसेस आपको याद करने हैं। ठीक है, याद भी नहीं करने हैं, ऐसा नहीं कि आपको प्रॉपर इसको रटना है, नहीं रटना भी नहीं, आपको देखना है, लॉजिक से समझना है। क्लियर है? चलिए, तो इसे आप एक बार देख लीजिए फिर आगे बढ़ते। तो एक्सेप्शनल केस हमें जैसे कि दिख ही रहा है, क्रोमियम याद रखना है स्टेबिलिटी के लिए, है ना, हाफ फिल्ड ज्यादा स्टेबल होता है। और यहाँ पर देखो सॉरी, कॉपर में अगर हम देखें तो फुल फिल्ड ज्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, तो 2 यहाँ पर एक्सेप्शनल केसेस हैं। अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखते हैं तो देखो यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 2 2 4 6
8 और 10, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है 10 इलेक्ट्रॉन्स, और s में कितने हैं 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये फिलिंग करनी तो हमें आ जाता है क्या, ये फिल कैसे करना है, 3D 4D सब शेल्स है, इनको फिल कैसे करना है ये हमें बहुत अच्छे से पता है। पहले भी हमने अपने क्लास 11th में भी कुछ चैप्टर्स थे उनमें हमने ये पढ़ा हुआ है, क्लियर है, ठीक है। केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा है, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन जहाँ पे पीरियोडिक ट्रेंड्स हमने पढ़ी थी, पीरियोडिक टेबल डिस्कस की थी, ठीक है, वहां पर हमने देख लिया था। बाकी हाइब्रिडाइजेशन इन सारे टॉपिक्स हमने अच्छे से पढ़ा हुआ है पहले का। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप इसे एक बार रिवाइज कर लीजिए क्लास 11 का, ठीक है। चलो, तो ये क्लियर हो गया, इतना समझ में आ गया। तो आप चाहें तो इस कॉन्फ़िगरेशन, ये जो टेबल हमने लिखी है इसे नोट कर सकते हैं, वरना इतनी कोई नीड नहीं है इसे नोट करने की, क्योंकि यहाँ पर सेम वही लिखा हुआ है जो हमने यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, उसको ही बस हमने यहाँ पे थोड़ा इलेबोरेट कर दिया कि 3D में। अच्छा, ये AR क्यों है, ये प्रीवियस नोबल गैस है ना, ये तो हमें पता है कि हम जब कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हैं तो सीधा 3D पे कैसे पहुंच रहे हैं। कॉन्फ़िगरेशन तो 1s से स्टार्ट हुई होगी, 1s 2s 2p 3s, इस तरीके से स्टार्ट हुई होगी ना, जो हमने क्लास 11 में पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखनी है, ठीक। तो एक शॉर्ट मेथड में हमने सीखा था। शॉर्ट मेथड क्या था कि प्रीवियस नोबल गैस लिख लो पहले, है ना, जिस अगर हमें पीरियड के बारे में पता है, ठीक है, या हमें जो एलिमेंट है पता है कि उससे पहले कौन सा उसका एटॉमिक नंबर अगर हमें पता है तो हमने याद किए हुए थे नोबल गैसेस के नंबर, प्रीवियस नोबल गैस हम लिख लेंगे। उसके बाद क्या था फॉर्मूला, n-1 ऐसे माइनस करके जो है फिर d आ जाएगा, ठीक है, ns आ जाएगा, इस तरीके से। जैसे फोर्थ पीरियड है तो क्या आएगा 4-1d यानी कि 3d आ जाएगा, और ns यानी कि 4s आ जाएगा, ठीक है। ये हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था क्लास 11th में, शॉर्ट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का, जिससे हम इजीली लिख सके। वरना इजीली नहीं लिख सकते तो क्या लिखना पड़ता था हमें, पूरा 1s 2s 2p 3s 3p 3d, है ना, 3p 4s 3d, इस तरीके से पूरा हमें लिखना पड़ता। उसको शॉर्ट बनाने के लिए ये फॉर्मूला था, ठीक। चलो, तो एक बार आप इसको देख लो, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। चलो, तो बाकी कॉन्फ़िगरेशन लिखना तो इजी है, कॉन्फ़िगरेशन तो हमें समझ में आ गई। अब आगे बढ़ते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं, ठीक है। पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे फिर केमिकल प्रॉपर्टीज। तो चलो, फिजिकल प्रॉपर्टीज पहली है, नियरली ऑल द ट्रांजिशन एलिमेंट डिस्प्ले टिपिकल मेटेलिक प्रॉपर्टीज सच एज हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। तो जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट है हमें ये तो पता चल गया है कि उसमें सारे ही मेटल हैं, तो ये मेटालिक प्रॉपर्टी को ही शो करते हैं, है ना। जैसे मेटल्स हैं तो मेटल्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज होगी, हमने क्लास 7th में पढ़ा है, क्लास 8th में पढ़ा है, क्लास 10th में पढ़ा है, ठीक है। मेटल्स की प्रॉपर्टीज क्या होती है कि मेटल्स मेलिएबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं, स्ट्रांग होते हैं, हार्ड होते हैं, इसके अलावा गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। ये सारे पॉइंट हमने अपनी प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़े हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बस हमें यही देखना है कि जो मेटल जो ट्रांजिशन एलिमेंट है वो मेटेलिक प्रॉपर्टी ही डिस्प्ले करते हैं, यानी कि मेटेलिक प्रॉपर्टी ही शो करते हैं। जैसे कि कौन कौन से मेटेलिक प्रॉपर्टीज, जैसे कि हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, हाई स्ट्रेंथ, डक्टाइलिटी, डक्टाइलिटी कौन सी प्रॉपर्टी होती है, जब मेटल को थिन वायर्स में कन्वर्ट किया जाता है। जैसे हमने देखा है कि घरों में जो वायर्स होती है ना, कौन सी वायर होती है, कॉपर की वायर होती है। के अलावा जो हम ऑर्नामेंट्स ज्वेलरीज पहनते हैं तो उसमें भी वायर्स होती है, जैसे हम कान का कुछ पहनते हैं तो उसमें वायर्स होती हैं। इसके अलावा कोई और ज्वेलरी आपने देखी, कोई और ऑर्नामेंट आपने देखा हो, उसमें भी वायर होती है। इसके अलावा आपने देखा होगा कि जो हमारे हाई सस्पेंशन ब्रिज होते हैं उनमें भी वायर लगी हुई होती है ना, सस्पेंशन ब्रिज में। वो वायर किस चीज की होती है, मेटल की तो होती है। और मेटल की वायर क्यों बनती है, क्या हम सल्फर की या कोल की वायर बना सकते हैं, नहीं बना सकते, क्यों, क्योंकि वो डक्टाइल है ही नहीं, वो डक्टाइलिटी को शो नहीं करते। तो मेटल डक्टाइलिटी को शो करते हैं, डक्टाइल होते हैं, इस वजह से उनके पास ये प्रॉपर्टी है थिन वायर में कन्वर्ट होने की। जैसे अगर हम बात करें 1 ग्राम गोल्ड से, अगर हम बात करें गोल्ड मेटल की, तो 1 ग्राम गोल्ड से लगभग बच्चों हम 2 किलोमीटर लंबी वायर बना सकते हैं, ठीक है। इससे 1 ग्राम गोल्ड से, केवल 1 ग्राम गोल्ड से 2 किलोमीटर लंबी वायर बनाई जा सकती है, ठीक। क्या समझ में आ रहा है कि जो मेटल है वो हाईली डक्टाइल होता है, जैसे कि सबसे ज्यादा डक्टाइल होता है गोल्ड। फिर अगली प्रॉपर्टी है मैलिएबिलिटी। मेटल्स होते हैं मैलिएबल, मैलिएबल यानी कि उनको बीट करके थिन शीट्स में कन्वर्ट किया जा सकता है। अब कैसे, जैसे हमने मिठाई की दुकान पे गए हैं, मिठाई देखी है, मिठाई के ऊपर क्या लगा हुआ होता है, ज्यादातर मिठाई के ऊपर वो चांदी का वर्ग लगा हुआ होता है। वो चांदी का वर्ग लगा हुआ है,
चांदी का वर्ग का मतलब क्या है तो वो चांदी ना, वो बना हुआ किसका है, सिल्वर से बना हुआ है। कैसे बना होगा लेकिन, सिल्वर से क्या इतनी पतली शीट कैसे बन गई, एकदम पेपर से भी पतली होती है ना वो तो, जैसे हाथ लगाते एकदम ब्रेक हो जाती है इतनी पतली शीट। तो वो क्या है, वो मेटल की प्रॉपर्टी है। सिल्वर मेटल भी क्या है, हाईली मैलिएबल है। उसको हम बीट करते हैं हैमर से, यानी कि हथौड़े से उसे पीटा जाता है और वो थिन शीट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे जैसे हम सिल्वर की, हमने जैसे बात की, सिल्वर की भी ऐसी फॉइल बनाई जाती है, ऐसी गोल्ड की भी बनाई जाती है। इसके अलावा घरों में हमने देखा है, जब हम टिफिन पैक करते हैं तो एल्यूमिनियम की फॉइल होती है, शीट एल्यूमिनियम की जो फॉइल होती है, पर ही तो रोटी रखते हैं हम, है ना, होटल्स में हमने देखा होगा। इसके अलावा अगर हम कहीं फूड कार्ट से कुछ लेकर के आते हैं तो वो कंटेनर्स होते हैं, तो वो एल्यूमिनियम से बने हुए होते हैं। उसमें ही हम वो लोग क्या करते हैं, खाना पैक करके हमको देते हैं। ठीक है, तो एल्यूमिनियम मेटल है। तो ये सभी मेटल क्या होते हैं, हाईली मैल्यूएबल होते हैं, यानी कि इन्हें बीट करके थिन शीट्स में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, अगला है हाई थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो थर्मल और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इनमें होती है, कंडक्ट करते हैं, इजी है। एंड मेटेलिक लस्टर, और लस्टरस भी ये होते हैं। जैसे वायर में कन्वर्ट हो पा रहा है तो यानी कि लस्टरस ही तो है। सॉरी, लस्टरस का मतलब है बच्चों शाइनी, चमकदार, चमकदार है। जितने भी हमने मेटल, चाहे वो सिल्वर है, गोल्ड है, प्लैटिनम है, आयरन है, कॉपर है, कोई भी मेटल आप ले लो, सारे ही क्या होते हैं, लस्टरस यानी कि शाइनी होते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें ज्यादा शाइनी कौन होते हैं, तो जो फ्रेशली कट मेटल्स होते हैं, ताजे ताजे कटे हुए जो मेटल होते हैं वो ज्यादा लस्टरस होते हैं। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा नया नया गोल्ड या सिल्वर का आपने कोई चेन ले ली है, ठीक है, तो पहले पहले वो ज्यादा शाइनी होता है, लेकिन धीरे 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 उसका जो शाइनी नेचर है वो कम होने लगता है। तो हम ये कह सकते हैं कि मेटल लस्टरस होते हैं। The transition metal are very much hard and who have low volatility। तो जो ट्रांजिशन मेटल है ये काफी ज्यादा हार्ड होते हैं और इनके जो वॉलेटिलिटी है वो बहुत ज्यादा कम होती है। Their melting and boiling point are high। तो ये बहुत ज्यादा हार्ड है, हार्ड होने की वजह से मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट के हाई होते हैं। ठीक, चलिए, तो जैसे हमने मेटलिश प्रॉपर्टीज के बारे में बात की, ठीक, बाकी और प्रॉपर्टीज भी हो सकती है, वही प्रॉपर्टीज होंगी जो मेटल की प्रॉपर्टीज होती है। ठीक है, तो बहुत डिटेल में हमें केवल प्रॉपर्टीज नहीं पढ़ना है, वो हमने पहले पढ़ी हुई है। ठीक, चलो, तो जैसे हमने बात की हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है, ठीक है। हाई मेल्टिंग पॉइंट ऑफ दीज मेटल इज ड्यू टू इन्वॉल्वमेंट ऑफ ग्रेटर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम n-1d in addition to ns electron in the interatomic metallic bonding। अब इसका मतलब है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी कि इनका हाई मेल्टिंग पॉइंट क्यों है, क्योंकि यहाँ पर ज्यादा इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट है। अब ज्यादा इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट क्या होगा, आप तो कहेंगे कि n-1d इलेक्ट्रॉन, नहीं, इसमें जो है ns के इलेक्ट्रॉन भी पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, ns के इलेक्ट्रॉन भी क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं इंटर अटोमिक मेटेलिक बॉन्डिंग में, जिस वजह से बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है और हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। ठीक है, अब आप कहोगे कि ये भी पार्टिसिपेट कर रहा है, ऐसा क्यों, है? इसके भी इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं इसके साथ, ऐसा क्यों हो रहा है। तो ये हमने अपने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि इन दोनों के बीच का जो एनर्जी गैप होता है वो बहुत ज्यादा कम होता है। एनर्जी गैप बहुत ज्यादा कम होता है, इसलिए इसके इलेक्ट्रॉन भी, एनएस के इलेक्ट्रॉन भी डी के साथ क्या करेंगे, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। जब बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे तो बॉन्डिंग होगी बहुत ज्यादा स्ट्रांग। बॉन्डिंग जितनी ज्यादा स्ट्रांग होगी, मेल्टिंग पॉइंट भी उतना ही ज्यादा हाई होगा। ठीक है, क्लियर है। जैसे मान लो कोई दो फ्रेंड्स है ना, फ्रेंड्स का एग्जांपल मान लेते हैं, दो फ्रेंड्स मान लेते हैं ना, ये दो फ्रेंड है और ये दो भी फ्रेंड है, लेकिन देखो इन दोनों की जो बॉन्डिंग है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, क्योंकि ये दोनों जो है बहुत टाइम से फ्रेंड है। लेकिन इन दोनों की बॉन्डिंग जो है वो उतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, क्योंकि ये नए नए फ्रेंड्स बने, नए नए फ्रेंड्स बने हैं, इसलिए बॉन्डिंग इतनी स्ट्रांग नहीं होगी। अब इनकी बॉन्डिंग बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। अब मान लो इन दोनों दोस्तों के बीच में झगड़ा करवाना है या इनको अलग करना है, ठीक है, अलग करना है मान लो इनको, तो क्या करना पड़ेगा हमें, यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, है ना, बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। क्यों, क्योंकि इनकी बॉन्डिंग बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। वही अगर हमें इन दोनों दोस्तों को अलग करवाना है, इनके बीच में झगड़ा करवाना है या इनको अलग करवाना है, तो हम कैसे करेंगे, यहाँ पर जो है हमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि ये जो नए नए दोस्त बने हैं, है ना, इनकी बॉन्डिंग उतनी स्ट्रांग नहीं है। यानी कि स्ट्रांग बॉन्डिंग हमें उतनी मेहनत भी करनी पड़ेगी, जितनी बॉन्डिंग स्ट्रांग उतना ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट, उनको ब्रेक करने के लिए मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा देना पड़ेगा। अगर बॉन्डिंग स्ट्रांग नहीं है तो मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा नहीं देना पड़ेगा।
है ना, तो कम मेल्टिंग पॉइंट में भी ये आसानी से मेल्ट हो जाएंगे। क्लियर है, समझ में आ गया। तो बॉन्डिंग बढ़ेगी, कैसे बढ़ रही है, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन n-1d के इलेक्ट्रॉन और ns के इलेक्ट्रॉन दोनों बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिससे कि इंटर अटोमिक मेटालिक बॉन्डिंग हो जाएगी स्ट्रॉन्ग। बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग तो मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। क्लियर है, तो ये कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं ट्रांजिशन एलिमेंट। क्लियर हो गया। चलिए नोट कर लीजिए इतना, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, तो हमने बात की फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। बाकी आज के लिए बस इतना ही, इसको आगे कंटिन्यू करेंगे हम अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।